नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने पत्रकारों से बात की। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, सूखाग्रस्त घोषणा करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। कर्नाटक सरकार सूखे का समाधान ढूंढ रही है, बैठकों की श्रृंखला की योजना बना रही है। देवेगौड़ा का कहना है कि भारत में पीएम के चेहरे पर कोई स्पष्टता नहीं। कर्नाटक में और अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, दूसरा सर्वेक्षण जारी। G20 समिट पर दिल्ली में रहेगा लॉकडाउन, राजधानी की पुलिस ने ट्वीट कर कहा, रिलैक्स बॉयज एंड गर्ल्स। इसरो ने चांद पर दोबारा कराई विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग, इस कारण उठाना पड़ा ये बड़ा कदम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा, बीदर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवानंद मंथलाकर और विधायक सिद्धू पाटिल, जिला और तालुका स्तर के पदाधिकारी आज सोमवार सुबह 10:30 बजे बीदर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे। नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। कैमरामैन संतोष की कवरेज। भारतीय जनता पार्टी मुखंडರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಘಟಬಂಧನ ಹಿಂದಿನ ಯುಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂದಿನ INDIA, ಆ ಒಂದು ಘಟಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 28 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯನ್ನ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆ ಒಂದು ಘಟಬಂಧನ, ಆ ತಂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳಿಗೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉದಯ ನಿಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಉದಯ ನಿಧಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಇರೋದು. ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಣಿಪುರದ ಘಟನೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ಸನಾತನದವರೇ ಕಾರಣ, ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಗ ಉದಯ್ ಏನೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನಾಗ್ತದೆ. बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए प्रक्रिया होती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और रविवार को बीदर के हमेलापुर ग्राम में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान चेतन सिंह की गोली से मरने वाले सैफुद्दीन के परिजनों को मुआवजा चेक देने पहुंचे थे। इस मौके पर मंत्री रहीम खान सहित अन्य नेता उपस्थित थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज।
हाँ भाई, बरगाल डिक्लेयर करने के लिए कुछ नियम है, नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स के अंतर्गत अगर आता है तो 100% बरगाल घोषणा हो जाता है। तो इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। 7 तारीख को कैबिनेट है, कैबिनेट में ये विषय हम प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव करके बीदर जिले को किस तरह से किसानों को, लोगों को मदद मिलना चाहिए, मदद मिलने के लिए जो भी कदम उठाना। और आपके सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कोरी ने कहा कि मानव सभ्यता में श्रम जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। गीत, नृत्य और वाद्य संगीत की कलाएं जो श्रम की थकान दूर करने के लिए उत्पन्न हुई थी, आज लोक कलाओं के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम संस्कृति की लोक संस्कृति का जन्म इसी प्रकार हुआ। कर्नाटक साहित्य संघ, अक्का महादेवी महिला पट्टा सहकार संघ, बीदर शहर के कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक भवन में आयोजित विश्व लोकगीत दिवस समारोह में व्याख्यान देते हुए लोक कला किसी भी युग में नष्ट नहीं हुई है और ये निरंतर जारी है और हम सभी को इसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश में लोक कलाकारों को वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पा रही है जो विनम्र कलाकारों को मिली है। हालांकि इसमें कई खामियां हैं, लेकिन जो कलाकार उन सभी को किनारे रखकर कला को अपना जीवन बनाते हैं, उन्हें हमेशा सम्मान मिलता है। कलाकारों को आज भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि काम, इच्छा शक्ति और कलाकारों और कला की सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक में जून, जुलाई और अगस्त में बारिश की कमी का सामना करने के साथ राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सोमवार को कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई। 12 और 13 सितंबर को सभी 30 जिलों के उपायुक्त, जिला परिषद सीईओ और जिला मंत्री सूखे की आशंका पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सरकार को चल रहे विकास कार्यों पर जमीनी स्तर पर फीडबैक मिलने की भी उम्मीद है। इस बैठक में वास्तविक भौतिक और वित्तीय विकास पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। सरकार ये भी जांचेगी कि बजटीय योजनाओं और कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया है या नहीं। 100 से अधिक तालुकों में मानसून की विफलता पर चर्चा करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कैबिनेट गुरुवार को भी बैठक करेगी। राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन भारत के पास अब तक 3 बैठकें होने के बावजूद अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई स्पष्टता और आम सहमति नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें नहीं पता कि 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर विपक्षी गुट कैसे मुकाबला करेगा। वे चुनाव के लिए कोई रणनीति लेकर नहीं आए हैं। 26 पार्टी समूह के नेताओं ने केवल सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर चर्चा की, लेकिन महत्वपूर्ण सीट बंटवारे मैट्रिक्स पर नहीं। उन्होंने नेताओं के इस बयान का स्वागत किया कि वो केंद्र में स्थिर सरकार देने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। गौड़ा ने कहा कि आइए इंतजार करें और देखें। ये पूछे जाने पर कि क्या जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, गौड़ा ने कहा किससे बात करनी है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है। हम लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने की योजना बना रहे हैं। जीटी देवेगौड़ा की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगी और उम्मीदवारों का फैसला करेगी। समिति चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबले के लिए रणनीति भी बनाएगी। मैं चुनाव प्रचार के दौरान हसन सहित कुछ जिलों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि जेडीएस का कोई भी विधायक या नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कर्नाटक में एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी को बचाने के लिए प्रयास जारी रखूंगा। सूखाग्रस्त घोषित किए जाने वाले तालुकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया है। इस बीच सरकार ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है जहां उन जिलों की सूची सामने आने की उम्मीद है जो सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित है। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट 1 सप्ताह से 10 दिनों में तैयार होने की संभावना है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र KSNDMS के आंकड़ों के अनुसार मानसून की शुरुआत 1 जुलाई से अब तक 121 तालुकों में 20 से 59% तक बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि अकेले बारिश की कमी किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने का कारक नहीं हो सकती और अधिकारियों की एक टीम फसल की विफलता और बारिश की कमी का आकलन करने के लिए प्रत्येक जिले के गांवों का दौरा करेगी और फिर जमीनी सच्चाई रिपोर्ट तैयार करेगी। सोमवार की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बायरेगौड़ा ने कहा कि जमीनी सच्चाई का सर्वेक्षण 18 अगस्त को निश्चित संख्या में तालुकों पर किया गया था। अधिकारी रिपोर्ट संकलित करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। हम सोमवार को सूखा प्रभावित तालुकों की एक निश्चित संख्या की घोषणा कर सकते हैं। एक सोच ये भी है कि घोषणा करने से पहले सूची को कैबिनेट उप समिति के सदस्यों और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ध्यान में लाया जाना चाहिए कि क्या इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाना चाहिए। हम इस पर सोमवार को फैसला करेंगे। दूसरी सूची के बारे में उन्होंने कहा कि 31 अगस्त की रिपोर्ट पर आधारित है और इसे पूरा होने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगेगा। सूची संकलित करने के बाद ही हमें सूखे से प्रभावित तालुकों की संख्या की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।
टमाटर की कीमतें 150 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंचने के साथ लगभग 2 महीने की उतार चढ़ाव भरी सवारी के बाद पिछले हफ्ते किसानों को कोलार एपीएमसी बाजार में बहुत कम कीमत पर सब्जी बेचनी पड़ी, जिसे एशिया में टमाटर के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक मंच माना जाता है। ताजा उपज की अधिक आवक के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई, जबकि उत्तर भारत और आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों में मांग में गिरावट आई। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 किलो टमाटर वाली एक कैरेट 2400 रुपए में बिकी थी, लेकिन अब ये घटकर 100 से 240 रुपए, 6 से 16 रुपए प्रति किलो हो गई है। बागवानी विभाग के उप निदेशक कुमार स्वामी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिले में टमाटर की आवक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टमाटर की खेती का क्षेत्रफल 8000 हेक्टेयर है, जबकि अन्य 6000 हेक्टेयर को कवर किया जा रहा है। एपीएमसी सचिव विजय लक्ष्मी ने कहा कि 2 महीने पहले बाजार में प्रतिदिन 60,000 से 70,000 बक्से आ रहे थे, लेकिन रविवार को 1,18,974 बक्से आए और प्रत्येक टोकरा 100 से 240 रुपए में बेचा गया। श्रीनिवासपुरा के एक युवा किसान सुदर्शन ने कहा कि बारिश की कमी और भीषण गर्मी के कारण टमाटर 4 से 5 दिन भी नहीं टिक पाएंगे और व्यापारियों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अच्छी बारिश से फसल करीब 1 सप्ताह से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कीमतों में गिरावट का एक कारण ये भी है कि एक अन्य किसान मुरली ने कहा कि उच्चतम कीमत पर भी अधिकांश किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी फसल पत्ती कर्ल और सफेद मक्खी की बीमारियों से प्रभावित हुई, जिससे उनकी लगभग 50% फसल खराब हो गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हो रही है। दिल्ली पुलिस व देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कंधे पर G20 के मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा है। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर कई तरह की अफवाहें भी देखने को मिल रही। कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में टोटल लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने लोगों के सवाल का जवाब दिया है। दिल्ली में G20 के मद्देनजर लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इस पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दे दिया। दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए एक ट्वीट किया। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जो जानकारी दी उसके मुताबिक G20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस ट्वीट को और इस सूचना को अनोखे ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अभिनेता नागार्जुन दिख रहे हैं। ये दृश्य फिल्म डॉन नंबर 1 से लिया गया है। इस फिल्म के एक दृश्य में नागार्जुन अपने गैंग के अन्य साथियों को कहते हैं, रिलैक्स बॉयज। इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा, बॉयज एंड गर्ल्स रिलैक्स, G20 के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन चुका है। अब इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को एक बार फिर से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर नया करतब दिखाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। इसने एक बार फिर से एक HOPA यानी कि होप एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है। लैंडर ने अपने इंजन को स्टार्ट किया और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद लैंडर को उसके पहले के स्थान से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर दोबारा से सॉफ्ट लैंड कराया गया। इसरो ने विक्रम लैंडर के इस करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसरो ने बताया है कि लैंडर के दोबारा किक स्टार्ट करने की प्रक्रिया उपग्रहों या फिर भविष्य में मानव मिशन को दोबारा धरती पर लाने की दिशा में एक अहम कोशिश है। लैंडर द्वारा आज किए गए इस मैनूवर से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा है कि भारत चांद की सतह पर उपग्रह उतारने के अलावा उन्हें दोबारा धरती पर भी ला सकता है।
जालना मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इस दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसका समर्थन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहन जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति की जा रही है और लाठीचार्ज का दोष सरकार को दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज का आदेश एसपी स्तर का अधिकारी देता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने जो सहूलियतें ओबीसी समुदाय को दी है वही तमाम सहूलियतें मराठा समुदाय को दी है। इस आंदोलन के आड़ में कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार लको अध्यादेश लाना चाहिए। आज वह हमें सलाह दे रहे हैं तो ये कदम उन्हें सरकार में रहते हुए क्यों नहीं उठाया। वहीं इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के क्षेत्र पुणे के बारामती में मराठा समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोगों ने अजीत पवार से शिंदे सरकार के से बाहर होने की भी मांग की। इस दौरान भीड़ ने बाहर निकलो अजीत पवार बाहर निकलो जैसे नारे भी लगाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो विवादित बयान दिया उसके बाद से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ। उदयनिधि के बयान से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं और वो जल्द ही उदयनिधि के पिता और तमिलनाडु के सीएम से बातचीत करेंगे। रविवार को मातोश्री में हुई बैठक में भी इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से चर्चा की थी। उदयनिधि ने कहा था कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि के इसी बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। दरअसल उदयनिधि को सनातन धर्म पर विवादित बयान देना भारी पड़ रहा है। देश में दिल्ली से लेकर मुंबई तक उदय स्टालिन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट्स की माने तो दर्ज शिकायत में उन पर भड़काऊ और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त के सामने शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर विवादित बयान देना भारी पड़ रहा है। हाल ही में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस से करते हुए इसे नष्ट करने की अपील की। हालांकि अब स्टालिन का ये बयान उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देश में दिल्ली से लेकर मुंबई तक उदय स्टालिन पर कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदय स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो दर्ज शिकायत में उन पर भड़काऊ और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त के सामने शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ महाराष्ट्र में भी शिकायतें और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शिवसेना के नेता राहुल कनल ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर उदय पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए उदय ने जानबूझकर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया। यहां पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। भारत में हो रहे G20 शिखर वार्ता 2023 को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जानकारी दी है कि वह सप्ताह भारत की यात्रा करने को लेकर उत्सुक है। हालांकि सम्मेलन के लिए खुश जो बाइडेन ने एक बड़े मुद्दे पर निराशा भी जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 से लेकर 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल न होने की खबरों पर निराशा जाहिर की। बाइडेन ने कहा कि मैं उनके सम्मेलन में न आने से निराश हूं, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के बाद वियतनाम की यात्रा पर भी जाने वाले हैं।
हाल ही में रूस के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये जानकारी दे दी गई थी कि भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। अधिकारियों के मुताबिक पुतिन अभी यूक्रेन में जारी विशेष सैन्य अभियान पर फोकस करना चाहते हैं। वहीं इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 सम्मेलन से किनारा कर सकते हैं। रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली कीयांग सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि चीन की ओर से इस बात को लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। चीन जो कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसे करारा झटका लगा है। चीन के दुश्मन और भारत के दोस्त जापान की मदद से बांग्लादेश का मातरबारी बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। गहरे पानी का ये पोर्ट बड़े बड़े कार्गो शिप्स का भी नया ठिकाना बन सकता है। ये शुरू हुआ तो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं चीन की नींद उड़ जाएगी। दरअसल मातरबारी बंदरगाह से भारत को भी फायदा होगा, नेपाल को भी लाभ होगा और बांग्लादेश के तो देश में ही बन रहा है बंदरगाह। इस समीकरण से चीन की नींद उड़ना स्वाभाविक, क्योंकि चीन भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद देकर उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदरगाह डेवलप होने में जापान का हाथ है, ये बात चीन को हजम नहीं होगी। बांग्लादेश का मातरबारी बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर, खासकर त्रिपुरा के साथ साथ चारों ओर से जमीन से घिरे नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी का नया माध्यम बन सकता है। इस बंदरगाह पर जापान के सहयोग से तेजी से काम किया जा रहा है। जापान ने पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी ध्यान दिया। जापान का पूरा फोकस इस क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की है। जापान इसके जरिए पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और निवेश को तेज करने की योजना बना रहा है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जवान 2 को लेकर फैन के अटपटे सवाल पर शाहरुख खान का आया मजेदार जवाब, बोले बच्चे की जान लोगे क्या। अब समाचार खेल जगत से है। इंडिया वर्सेस नेपाल, शार्दुल ने दिलाई टीम इंडिया को पहली सफलता, भुरतेल लौटे वापस। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। यस बैंक के शेयर में बड़ा उछाल, 2 दिन में 12% चढ़कर 19 रुपए के करीब पहुंचा, जाने स्टॉक का नया टारगेट प्राइस। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने पत्रकारों से बात की। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, सूखाग्रस्त घोषणा करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। कर्नाटक सरकार सूखे का समाधान ढूंढ रही है, बैठकों की श्रृंखला की योजना बना रही है। देवेगौड़ा का कहना है कि भारत में पीएम के चेहरे पर कोई स्पष्टता नहीं। कर्नाटक में और अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, दूसरा सर्वेक्षण जारी। G20 समिट पर दिल्ली में रहेगा लॉकडाउन, राजधानी की पुलिस ने ट्वीट कर कहा, रिलैक्स बॉयज एंड गर्ल्स। इसरो ने चांद पर दोबारा कराई विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग, इस कारण उठाना पड़ा ये बड़ा कदम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।